Hello students, I'm Dr. Umesh Bansud from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's presentation, we shall discuss syllabus of BCom Part 1, Semester 1 Compulsory English prescribed by RTM Nagpur University, Nagpur. राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर द्वारा सेमेस्टर 1 बीकॉम के लिए प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे. This lecture is also available on YouTube channel Grammar Planet by Dr. Umesh Bansod. Department of English, J.M. Patel College presents syllabus of compulsory English prescribed under the new education policy by the Government of India. भारत सरकार द्वारा जिस नई शिक्षा नीति को उजागर किया गया है, उस शिक्षा नीति के तहत नए सिलेबस में किस किस प्रकार के चेंजेस है और किन किन चैलेंजेस का सामना स्टूडेंट्स को करना है, इन सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे. बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसे हम बीकॉम पार्ट 1 के नाम से जानेंगे, उस एग्जामिनेशन के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को आज हम डिस्कस कर रहे हैं. This syllabus is implemented from the session 2021-22 and onwards with some changes according to new education policies in 2022-23. Theory marks will be for 80 and internal assessment for 20 marks. कुल मिलाकर theory marks 80 marks होंगे और internal assessment 20 marks के लिए होगा. Prescribed textbook जो है वो एपिफैनीज इस प्रकार का एक टेक्स्ट बुक आपको मार्केट से परचेस करना होगा और ओरिएंट ब्लैकस्टोन पब्लिकेशन ने एपिफैनीज को पब्लिश किया है. कुछ यूनिट को समझ लेते हैं कि किस प्रकार की यूनिटाइजेशन इस सिलेबस में होने वाला है. यूनिट फर्स्ट जो है वो प्रोज सेक्शन है. 6+5+5 इस प्रकार का मार्क्स का डिवीजन रहेगा और टोटल वेटेज 16 मार्क्स का है. इसमें सबसे पहला जो प्रोज हम पढ़ने वाले हैं वो श्री लक्ष्मी सुरेश के बारे में है. श्री लक्ष्मी सुरेश बिलोंग्स टू केरला. केरला से बिलोंग करने वाले एक व्यक्तित्व को हम जानने की कोशिश करेंगे. She started using computers at the age of 3 and designed a fully functioning website for her school at the age of 8. उम्र के 3 साल से ही श्री लक्ष्मी सुरेश ने कंप्यूटर को अपने हाथों से खेलना शुरू कर दिया और 8 साल की नन्ही सी उम्र में अपने स्कूल के लिए वेबसाइट भी बना डाली. Her skill gained her worldwide recognition and a number of domestic and international awards while she was still very young, and in 2009 she launched her own startup called eDesign, thereby becoming one of the youngest CEOs in the country at the age of 11. 11 साल की उम्र में ही अपने eDesign नामक स्टार्टअप की वो खुद ही CEO हो गई. इस प्रकार से एक आश्चर्यचकित कर देने वाले व्यक्तित्व को हम जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोस में. श्री लक्ष्मी सुरेश के बाद में एक दूसरा एक इम्पॉर्टेंट स्टार्टअप में एक सबसे बड़ा नाम है और एक प्रोस हम जो पढ़ने वाले हैं. Why a startup needs to find its customers first. स्टार्टअप्स कोई भी हो, स्टार्ट करने के पहले, अपने बिजनेस को लॉन्च करने के पहले कस्टमर्स को ढूंढना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम प्रणव जैन के अनुभव को जानने की कोशिश करेंगे. प्रणव जैन is a management consultant, experience in working on complex engagements in the financial services domain, and he has more than 6 years of experience spanning growth, strategy, process improvement, cost optimization, technology implementation, and digital transformation projects for banks and non-banking funding companies and an insurance firm. ऐसे अलग अलग फील्ड्स में नए जो युवा स्टार्टअप के लिए जाते हैं, कस्टमर्स को जानना, मार्केट्स को समझना, अलग अलग स्ट्रेटजीज को कॉमर्स के स्टूडेंट समझना किस प्रकार से इम्पोर्टेंट होता है, हम प्रणव जैन से उनसे जानने की कोशिश करेंगे. तीसरा एक इम्पोर्टेंट प्रोज हम पढ़ने वाले हैं देवेंद्र पाल सिंह. Major DP Singh is a retired officer of the Indian Army and he is a Kargil war veteran and is known as India's first Blade Runner. भारत के सबसे पहले ब्लेड रनर के रूप में देश उनको जानता है. After his amputation, he gradually started running using a prosthetic limb and has run in 26 half marathons in his running career.
सेना में मेजर होने के बावजूद भी कारगिल युद्ध में उन्होंने अपने दाहिने पैर को गंवाया और अ, एक मेजर को, सेना के एक जवान को अपने पैर को गंवाने के बाद में भी जो मादा उन्होंने दिखाया, जिस बात का जज्बा उन्होंने दिखाया और भारत के सबसे पहले ब्लेड रनर होने का सम्मान उन्होंने हासिल किया। 26 अलग-अलग हाफ मैराथन्स में उन्होंने दौड़ लगाई है। एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व देवेंद्र पाल सिंह को हम इस चैप्टर के माध्यम से, इस प्रोज के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। एक फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोज भी है, द मॉडल मिलेनियर, ऑस्कर वाइल्ड। ये 6+5+5 इस प्रकार से 16 मार्क्स यहाँ भी कवर होंगे। ये यूनिट 2 और प्रोज सेक्शन कहलाएगा। यूनिट फर्स्ट में जैसे 3 अलग अलग प्रोज को हम जानेंगे, वैसे यूनिट 2 में भी जो इम्पोर्टेंट प्रोज है वो मॉडल मिलेनियर है। ऑस्कर वाइल्ड की एक इम्पॉर्टेंट प्रेरणादायी कहानी है। ऑस्कर वाइल्ड वॉज एन आयरिश पोएट, एक आयरलैंड के रहने वाले पोएट है एंड प्ले राइट, नाटककार भी है। आफ्टर राइटिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू आउट द 1880s, he became one of the most popular playwrights in London in the early 1890s. 19वीं शताब्दी के एक जाने माने नाटककार के रूप में ऑस्कर वाइल्ड को दुनिया जानती है। द मॉडल मिलेनियर इस इम्पोर्टेंट चैप्टर में हम जिस बात को पढ़ने वाले हैं वो अनुभव इम्पोर्टेंट है। उनका कहना है, अनलेस वन इज वेल्दी देयर इज नो यूज इन बीइंग अ चार्मिंग फेलो। बहुत खूबसूरत होना अपनी जगह इम्पोर्टेंट तो है, पर जब तक पैसा नहीं है तो ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती। रोमांस इज द प्रिविलेज ऑफ द रिच, ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं, एंड नॉट द प्रोफेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड। बेरोजगार लोगों के लिए रोमांस क्या हो सकता है, ये तो रईसों की बप होती है। एंड द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजाइक। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसने ज्यादा सपनों की दुनिया में रहना ठीक नहीं, उसने प्रैक्टिकल लाइफ को जीना चाहिए। और उनका कहना है कि इट इज बेटर टू हैव परमानेंट इनकम देन टू बी फैसिनेटिंग। बहुत आकर्षक होना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है एक परमानेंट इनकम का सोर्स होना। ऑस्कर वाइल्ड चुभने वाली बात तो करते हैं, पर सच्चाई को बयां भी करते हैं। द मॉडल मिलेनियर में हम ऑस्कर वाइल्ड को जानने का प्रयास करेंगे। एक 18th सेंचुरी के पहले मिडिवल सेंचुरी में ले जाती है कहानी मंकी स्पॉ को। डब्ल्यू जेकब ने लिखा है। विलियम जेकब was an English author and short fiction and drama writer, and his best remembered story is The Monkey's Paw. The Monkey's Paw एक कहानी है, जादू है, थोड़ा तिलिस्म है। किस प्रकार से ये कहानी एक करवट बदलती है और एक एक्सलेंट हॉरर शॉर्ट स्टोरी के रूप में जानी जाती है। इसमें किस प्रकार के एलिमेंट्स ऑफ सिनेस्टर, सरप्राइज एंड आयरनी है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे इस कहानी के माध्यम से। डब्ल्यू जेकब द्वारा लिखित द मंकीज पॉ। एक इम्पॉर्टेंट और कहानी को हम पढ़ेंगे, द लंबर रूम बाय साकी। Hector Hugh Munro, better known by the pen name Saki. Munro को लोग साकी इस पेन नेम से जानते हैं, and also frequently as H.H. Munro was a British writer whose witty, mischievous, and sometimes Macbeth stories satirizes Edwardian society and culture. Lumber Room एक कहानी है, and it was published in Beats and Super Beasts in 1914, 1914 में publish हुई, and is a short story about a child who is too clever for adults. प्रौढ़ लोगों की तुलना में बहुत ही होशियार बच्चे की कहानी है। At the start of the story, Nicholas is punished by his cousin's aunt and forbidden from going to the beach, and he must stay at home instead. आंटी डांटती है और मना करती है बीच पे जाने के लिए निकोलस को, और घर में रह रुकने के लिए कहती है। ऑन एंटरिंग द लंबर रूम, हिज इमेजिनेशन किक्स इन एंड वी आर गिवन अ ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्किंग एंड ओवर एक्टिव इमेजिनेशन। जब घर में आंटी ने रहने के लिए कह दिया निकोलस को, तो लंबर रूम में वो जब प्रवेश करता है, तो लंबर रूम एक स्टोर रूम कही जा सकती है, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें घर की हम रखते हैं, अनयूज चीजें वहां पर रखते हैं। इस लंबर रूम में जाने के बाद में निकोलस किस प्रकार की कल्पनाएं करता है, वो इस कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे।
The story shows how expansive and imaginative a child's outlook can be. एक बच्चे की दुनिया बड़ों की दुनिया से कितनी अलग हो सकती है, इस बात को उजागर करती एक कहानी है द लंबर रूम, जानने की कोशिश करेंगे। दो प्रोज के यूनिट के बाद में एक इंपॉर्टेंट यूनिट है पोएट्री सेक्शन का। कॉमर्स के स्टूडेंट है, बीसीए के स्टूडेंट है, बीसी सीए के स्टूडेंट है, इसका मतलब पोएट्री को नहीं पढ़ना है ऐसा नहीं होता। जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी है शायरी, कविताएं, गीत। इन्विक्टस नामक विलियम अर्नस्ट हेनले की कविता को हम पढ़ेंगे। विलियम अर्नस्ट हेनले वॉज एन इंग्लिश पोएट, एक अंग्रेजी कवि है, राइटर है, क्रिटिक है और एडिटर भी है। Though he wrote several books of poetry, Henley is remembered most often for his 1875 poems Invictus. बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी है, पर 1875 में लिखी उनकी एक सबसे इम्पोर्टेंट पोएट्री इन्विक्टस, इसके लिए वो जाने जाते हैं। ये जो टाइटल है उसका मतलब ही होता है अनकॉन्करेबल, अनडिफिटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता, अविजित जो रहता है। द सेंट्रल थीम ऑफ इन्विक्टस इज ब्रेवरी एंड रेजिलेंस इन द फेस ऑफ द हार्डशिप इन लाइफ। जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, पर हमें अविचलित रहना है, हमें हारना नहीं है। द पोएम इंस्पायर्स एनीवन गोइंग थ्रू द डिफिकल्टीज और एनीवन एंटिसिपेटिंग हार्डशिप टू फेस it with the courage and to be headstrong. The poet was going through a really difficult phase in his life when he wrote his poem. विलियम हेनले अपनी जिंदगी के बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे जब उन्होंने इस कविता को लिखा। 1875 की इस कविता के अनुभव को आज भी हम कितना सटीक पाते हैं, इस कविता के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। दूसरे एक इंपॉर्टेंट पोएम हम पढ़ेंगे द बिल्डर्स, एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो की कविता है। एंड एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो अमेरिकन पोएट और एजुकेटर भी रहे, एक शिक्षाविद और कवि। जब दुनिया को अलग नजर से देखते हैं तो द बिल्डर्स नामक कविताएं, ऐसी कविताएं जन्म लेती है। द सॉन्ग ऑफ हवैथा, एमेंशलाइन, ऐसे अलग अलग कविताओं के लिए वो जाने जाते हैं। ही वॉज द फर्स्ट अमेरिकन टू कंप्लीटली ट्रांसलेट दांतेस एलिगरी डिवाइन कॉमेडी। वो पहले एजुकेटर पोएट कहे जा सकते हैं जिन्होंने दांते की एलिगरीज डिवाइन कॉमेडी को पहली बार ट्रांसलेट किया। एंड जो फायर साइड पोएट का एक ग्रुप है अमेरिका में, न्यू इंग्लैंड में, उसके ग्रुप के सदस्य के रूप में भी हम लॉन्गफेलो को जानते हैं। इस कविता के माध्यम से जिन जिन लोगों ने देश को, दुनिया को बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, उनके योगदान को लॉन्गफेलो कैसे याद करते हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे। आज की वर्तमान स्थिति में जिस कविता को हमने जानना चाहिए वो है स्टे काम बाय ग्रेनविल क्लेशर। ग्रेनविल क्लेशर एक ऑथर है, इंस्पिरेशनल बुक्स उन्होंने लिखी है, गाइड्स एंड ओरेट्रिकल सक्सेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसी बहुत सारी किताबें उन्हें ओरेट्री के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर लिखी है। इस कविता के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कैसे शांत रखना, हाउ टू कीप काम इन द फेस ऑफ मेनी बिग एंड स्मॉल अपसेट्स ऑफ लाइफ, stating that tranquil temperament is the most potent weapon one can have against adversity. विपरीत परिस्थितियों में सिर्फ एक ही हथियार हमारे पास हो सकता है जिसे हम कामनेस कह सकते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कैसे काबू में रखना, इस बात को स्टे काम इस कविता के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। जो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है यूनिट 4 में, राइटिंग स्किल्स को भी समझते। कंपोजिट सिलेबस जब सिलेबस फ्रेमर्स ने बनाया तो राइटिंग स्किल्स में भी 5+5+6 इस प्रकार के टोटल 16 मार्क्स कवर होंगे। इसमें ईमेल्स राइटिंग आपको सीखना है, ईमेल्स कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से आपको एड्रेसेस डालने हैं, किस प्रकार से सीसी आपको मार्क करनी है, बॉडी कैसे बनानी है, अटैचमेंट्स कैसे भेजते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 5 मार्क्स के लिए हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू मेक स्पीचेस, स्पीचेस कैसे बनती है, बिगिनिंग कैसा होता है, बॉडी कैसे बनती है और एंड कैसे करते हैं स्पीचेस में, ऑडियंस के लिए किस प्रकार के स्पीचेस लिखे जाने चाहिए। वैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम स्पीचेस के इस श्रेणी में बात करेंगे। व्यूज एंड ओपिनियन, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां आपका पर्सनल रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी भी घटना के ऊपर, किसी भी टॉपिक, वो करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं,
आपकी व्यूज और आपके ओपिनियंस क्या है और इंग्लिश में इन चीजों को कैसे लिखना है, उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना प्रोज पोएट्री और बाकी सब चीजें कंप्लीट नहीं होती। लैंग्वेज सेक्शन में हम यूनिट 5 में नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और रूट वर्ड्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वैसे भी आपने 10th और 12th स्टैंडर्ड में और 8th 7th स्टैंडर्ड में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझा ही है, जाना ही है। हम उसको रिफ्रेश करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ फिर प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस क्या होते हैं और इन दोनों को हटाकर जो बच जाते हैं उनको हम रूट वर्ड्स कहते हैं। ये रूट वर्ड्स क्या होते हैं, किस प्रकार से रूट वर्ड्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं, इस इंपॉर्टेंट बात को भी हम डिस्कस करेंगे। सिनोनिम्स आएंगे, आपको 3 वर्ड्स लिखने हैं। एंटोनिम्स 3 वर्ड्स रहेंगे 3 मार्क्स के लिए। टेक्सचुअल मैच द फॉलोइंग बेस्ड ऑन यूनिट 1, यूनिट 2 आएगा, 4 आइटम्स रहेंगे 2 मार्क्स के लिए। नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स और एडजेक्टिव एडवर्ब्स के ऊपर 6 मार्क्स आपको कवर होंगे और रूट वर्ड, सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। Short answer questions to be answered about 7500 words. Very short answer questions to be answered in 2 or 3 sentences, and personal response questions to be answered about 75 to 100 words. ये कुछ कीज है आपको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पैटर्न शुरू होता है। क्वेश्चन पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी लग सकता है कि क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में। हाँ, इट विल बी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पैटर्न, पर सारे के सारे पेपर ऑनलाइन ही होंगे जैसे पैंडेमिक में हुआ, ऐसा होगा नहीं। यूनिवर्सिटी के प्रिस्क्राइब सिलेबस में नॉर्मल कंडीशंस में जिस प्रकार के एग्जामिनेशंस होती है उसी प्रकार के एग्जाम्स को आपको फेस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन पैटर्न बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 ए में 3 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, 5 बेस्ड ऑन प्रोज यूनिट 1 के ऊपर होंगे। 3 सवाल पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स कवर होंगे इसमें। क्वेश्चन 1 बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, वो भी प्रोज के ऊपर बेस्ड होंगे यूनिट 1 5 मार्क्स के लिए, एंड 1 पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आउट ऑफ 2 बेस्ड ऑन प्रोज यूनिट 1 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 also will be based on unit 2 with the same pattern, ऐसा ही पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये पोएट्री के ऊपर होगा, पोएम सेक्शन। यहाँ भी पैटर्न तकरीबन वही है, 6 + 5 + 5 टोटल 16 मार्क्स कवर होंगे। और जो राइटिंग स्किल का, लैंग्वेज स्किल का पार्ट होता है, बिजनेस ईमेल आपको बनाना है 5 मार्क्स के लिए, 1 स्पीच लिखना है 150 वर्ड्स में दिए गए टॉपिक के ऊपर 5 मार्क्स के लिए, और 1 व्यू और ओपिनियन आपको लिखनी है 150 वर्ड्स में 6 मार्क्स के लिए। और बाकी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह किस प्रकार से आएंगे वो तो हमने बता दिया। 80 मार्क्स के लिए पेपर होगा, पर 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के लिए, जिसमें असाइनमेंट सबमिशन है, आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, अटेंडेंस, आपका कंडक्ट भी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड की जाएगी और उसमें से कुछ टॉपिक आपको चुनकर इस प्रकार के असाइनमेंट्स सबमिट करने हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से आपको बीकॉम पार्ट 1 के सिलेबस को समझना होगा। आई होप दिस डिस्कशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सिलेबस in a comfortable way, and this will help you to plan for the semester examination. Thank you very much for watching this video.